प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उससे सबसे पहले 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया। ऐसे जाती हमले शुरू हुए कि जो बातें तसद्दुक जिलानी से मंसूब करके बहस की गई, मुझे उसका अफसोस हुआ। हमने खुद को तबाह करने का फैसला कर लिया है। अदलिया की आजादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। काजी फाइज ईसा के अहम रिमार्क्स। वजीर आजम चीफ जस्टिस मुलाकात किसके कहने पर हुई, दौरान समाअत अहम इंकशाफात शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे धमकी आमेज खतूत का सिलसिला चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल। अचानक अदलिया के खिलाफ धमकी आमेज खतूत की वजह क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वॉल्टन एयरपोर्ट स्कैंडल। सिविल एविएशन का एयरक्राफ्ट एसोसिएशन के खत पर रद्द अमल। खत में बयान किए गए तमाम इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। वॉल्टन एयरपोर्ट जगह कब किसने किसके हवाले की, सिविल एविएशन हुकाम का मौकिफ जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब काबीना इजलास। गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर। झूठ बोलने और झूठे इल्जामात के कल्चर को बदलना होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज काबीना इजलास से खिताब। हत्या के इज्जत कानून तरमीम की मंजूरी के लिए जल्द पंजाब असेंबली में पेश करने का फैसला। ये कानून क्या है और इसकी जद में कौन कौन आ सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस न्यू क्राइसिस, और जिसकी आज सो मोटो की पहली समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में, ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा वाकया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके ऊपर आपका कमेंट बड़ा ज़रूरी है कि कभी कोई ऐसा तारीख में रेफरेंस नहीं मिलता कि 6 जजेस या कोई भी जजेस हों, उन्होंने बाकायदा इदारों पर इल्ज़ाम लगाया हो और इस तरह का ख़त लिखा हो और फिर उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स हुई हो। कोई इस तरह की नज़ीर मिलती है तारीख में? नहीं जी, ऐसी तो नहीं मिलती। ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा अनप्रेसिडेंटेड चीज है, अनचार्टेड वाटर्स हैं जिसमें हम आ गए। लेकिन इसमें जितना इदारों की इन्वॉल्वमेंट का इशू है जो उठाया गया है, यकीन मानिए इतना जुडिशल पॉलिटिक्स, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो भी काफी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अभी उस पर हम बात नहीं करेंगे। अभी दूसरे एंगल से हम बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट, आप जरा सुप्रीम कोर्ट से नहीं, मैं कहूँगा चीफ जस्टिस साहब जरा एक डिफिकल्ट पोजीशन में आ गए हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डैम्ड इफ आई डू डैम्ड इफ आई डोंट। और उनका हाथ तो फोर्स हो गया है कि उनको सो मोटो करना पड़ गया, और खुद ही जो कमीशन सजेस्ट किया था उस पर ही सो मोटो लेना पड़ गया। सो आई थिंक ही इज इन अ बिट ऑफ अ सूप। सो यू थिंक कि एक ट्रिकी जो सिचुएशन है वो इस वक्त चीफ जस्टिस के लिए क्रिएट हो गई है। इसके ऊपर मजीद भी सवाल करेंगे। क्लास साहब, मालिक साहब, मैं अगर आपसे एक कमेंट क्विक लेना चाहूँ, ये जो एक थ्रेटनिंग लेटर्स का सिलसिला है, अगैन इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि इंटिमिडेटिंग लेटर्स जो है वो लिखे जाते हैं, या ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इस तरह का तसलसल जिस तरह हमने देखा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को खत मौसूल हुए, एंड अगैन कोई केमिकल उसमें मौजूद था और कुछ साइंस थे, इसी तरह आज जो ये खतूत हैं और चीफ जस्टिस को भी खत इस तरह का आना, उसमें थ्रेटनिंग किस्म का उसका कंटेंट एंड साइंस, कौन भेज रहा है ये खत और ये किस किस्म किस नौयत के मसाइल हैं? देखिए, मैं इसको ट्रिवलाइज नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरे नजदीक कोई बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं है। ऑब्वियसली किसी भी थ्रेट को सीरियसली लेना चाहिए और आप ब्रश आउट कर दे, बट ऑन अ लाइटर नोट, पाकिस्तान में कौन सी चीज खालिश मिलती है जो अनथ्रेट खालिश होगा? तो ज्यादा फिक्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन आई थिंक इट्स जस्ट अनदर हरासमेंट टैक्टिक, आप कह रहे हैं व्हाटएवर। लेकिन मेरे नजदीक ये इस वक्त इशू नहीं है जो जजेस के लिए है। आई थिंक 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जो पहले 6 जजेस ऑन देयर ओन थे और लगता था कि शायद उनको ब्लो बैक आएगा, उनको ओन अप करना पड़ गया सुप्रीम कोर्ट को। एक तो वो लोग जुडिशली और प्रोफेशनली महफूज हो गए हैं। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा, देखिए अब जो सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट क्या करे? आज जितनी बातें हुई हैं उससे बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि मैक्सिमम फुल कोर्ट भी अगर बैठता है तो शायद फुल कोर्ट एक कमीशन बना दे। चले TOR दिया, बना दीजिए, तो क्या होगा? वो एक इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, उसके बाद गाइडलाइंस दे देंगे। तो इस मुल्क में तो जहां सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले इंप्लीमेंट नहीं हुए, तो वहां एडवाइजोरियल कैपेसिटी में अगर कुछ चीजें आएंगी तो क्या होगा? आई थिंक कि अब कोशिश सबकी है कि डिफ्यूज किया जाए। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये मामला किसी मंतकी इंजाम पे पहुंचता नजर नहीं आता।
क्या आप कहेंगे पता नहीं कि क्या होगा, कमीशन होगा, बैठेगा और वो कहेगा कि ऐसे करते हैं तो बस शायद सम हेड्स विल रोल और पूरा निजाम बदल जाएगा। मुझे फ्रैंकली ऐसा कुछ होता नजर नहीं आता। जी मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने सर हमें ज्वाइन किया मेरे इसरार पे सर, आई एम ग्रेटफुल। आपने भी सर वो यकीनन ख़त वो पढ़ा होगा, मैंने सब लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर जो जजेस साहबान ने लिखा है। उन्होंने कहा जनाब क्योंकि शौकत सदकी साहब जो हैं वो पब्लिक ये फोरम पे उन्होंने कहा था कि मुझे जनरल फैज़ आए थे और मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश की थी और फिर उन्हें हटा दिया गया मिसकंडक्ट के नाम पे। अब क्योंकि उनको बहाल कर दिया गया है और अगेन इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया जहाँ पे केस चल रहा है, लिहाजा हम थोड़ी सी जुर्रत करते हुए आपको अप्रोच कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज हमें अब कंसल्टेंसी दें या हमें कोई सपोर्ट दें। तो सर एक इस पे आइडिया ये भी है जो लोग इनको कह रहे हैं कि इन जजेस को खुद भी उनको अगर तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते थे, जो लोग इनको अप्रोच कर रहे थे, घर पे आ रहे थे, तो वेट क्यों कर रहे थे कि कोई फैसला आएगा इन शौकत सदीकी साहब का तो फिर हम बोलेंगे। उनको भी खतरा था कि अगर हमने कोई बात की, लेटर लिखा तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, मिसकंडक्ट हो सकते हैं, लिहाजा उन्होंने 4-5 साल वेट किया कि सदीकी साहब का फैसला हो जाएगा फिर हम आएंगे और बात करेंगे, बोलेंगे। मैंने लोग शुरू में एक बात की थी, वो मैं कुछ सर्टन वजूहात की वजह से अभी एलैबोरेट नहीं करना चाहता, ना कर सकता हूँ सर मैंने आपको कहा कि इसमें एज मच इंटर जुडिशियल पॉलिटिक्स ऑल्सो जितनी कि ये दूसरे मसाइल भी हैं। सो लेकिन दूसरा ये भी है, देखिए टिपिंग पॉइंट्स भी होते हैं ना। जिस तरह उन्होंने एक इल्जाम लगाया कि जी एक जज साहब के बेडरूम में कैमराज निकले, घर के अंदर ये वो। अब हो सकता है कि कई कुछ ऐसे टिपिंग पॉइंट भी हुए वो जो इन लेटर्स में उन्होंने नहीं लिखे हुए और वो नोटिस में लाए हों बंदियाल साहब के या फायजीशा साहब के, लेकिन वो इस वक्त किसी ऑफिशियल लेटर की ज़ीनत नहीं बने। हो सकता है वो अगर इंक्वायरी स्टेज में सामने आए, कुछ ना कुछ तो हदें क्रॉस हुई है ना रोज जी, जो वरना एक पुराना एक सेट पैटर्न तो हो जाता है ना। जिस तरह वो अब्यूसिव मैरिज नहीं होती कि वो कई बारी वो हस्बैंड बीट्स अप द वाइफ, तो जो बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम होता है वो कहते हैं नहीं कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं लेकिन ऐसे प्यार भी बहुत करते हैं। उदय भाई वाला काम है, मतलब वेलकम फिल्म वाला काम है कि जनाब के उदय भाई दिल के बड़े अच्छे हैं। कुछ अब्यूसिव मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप की भी लिमिट्स होती हैं, रेड लाइंस होती हैं। हो सकता है कुछ सर्टेन रेड लाइंस हो और शायद जुडिशरी ये चाह रही हो तो देखें कम अज कम काबिल बर्दाश्त रेड लाइंस के अंदर खेले, लेट्स गो बैक टू लाइफ एज यूजुअल। और लाइंस बहुत ही क्रॉस तो हुई हैं। अच्छा मालिक, आपने यहाँ से जाएंगे कहाँ? जी, आपने भी एक बात की जिस पे आप बात नहीं करना चाह रहे कि जुडिशल, आपने कहा कि कुछ इश्यूज हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट आप क्या कहना चाह रहे हैं। कैन वी अगेन कंपेयर इट विद मेरा ख्याल 98 वाला जो क्राइसिस हुआ था चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब का, क्वेटा बेंच से वहाँ से उनके खिलाफ वहाँ से जजमेंट सही थी, बाद में दीगर सीनियर जूनियर का उनके खिलाफ जजमेंट फैसले हुए थे। अगरचे इसकी नेचर थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन आपकी टोन से लग रहा है कि इसी तरह का कोई अभी जुडिशरी के अंदर इसी तरह का क्राइसिस है जो उस वक्त हमने देखा था 98 में नवाज शरीफ साहब के दौर में। सर मैं हमेशा कहता हूँ आप देखने में बड़े मासूम होते हैं, साउथ पंजाब वाले समझने में बड़े तेज होते हैं। सर जी जवाब दें आप मुझे, साउथ के चक्कर में डाल के ना पतली गली से ना निकले। डूजू आपकी टोन से लग रहा है सर, 2 दफा आपने हिंट कराया तो मेरे जहन में तो वही आ रहा है, क्वेटा बेंच वाली चीजें आ रही हैं सर, उसी तरह से मिलती हैं। I think you're going in the right direction. राइट सर। अच्छा सर आगे इसको लेकर चलते हैं। आज उन्होंने ये जस्टिस अतर मनीला साहब ने बड़ा बोल्ड, उन्होंने उस कन्फेशन कहें या उसको इंकशाफ कहें, तो उन्होंने कहा आपको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग यहाँ होती रही है और अभी भी हो रही है सर। तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग सर किसके, हम मतलब ये पहले इल्जामात लगते थे साकिब निसार साहब पे कि उनके दौर में इमरान खान साहब के साथ मिलकर हो रही थी, बाद में आप लगना शुरू हो गए कि शायद नवाज शरीफ साहब और इनके लिए हो रही है कि ये केसेस है इनको अगर क्लीन चिट से मिल रही हैं। तो ये तो जुडिशरी पे बहुत बड़ा इट्स ए बिग बम शेल। आप और मैं कहते तो हमें बुला लिया जाता कि भाई साहब इधर हैं। तो जस्टिस साहब का कहना जो चीफ जस्टिस रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अब यहाँ पे वो जज हैं बड़े इंतने काबिल एहतराम, वेरी काबिल और इंटेलिजेंट। हाउ डू यू सी दैट सर कि ये तो जुडिशरी के लिए बहुत बड़ा एम्बेरसिंग सिचुएशन है कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं सियासी इंजीनियरिंग के लिए सर, और उनके अपने जज साहब कह रहे हैं। लोग देखें बड़ी इंटरेस्टिंग गेम हुई है। ये चीज ले चल गई एक डायरेक्शन में और जाके रुकी फुल बेंच। फुल बेंच को हेड कौन करता है? चीफ जस्टिस। तो अब इस बेंच का सक्सेस या फेलियर, बेंच का फेलियर सक्सेस नहीं गिना जाएगा, चीफ जस्टिस का गिना जाएगा जी।
तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। ये एक मेरे नजदीक फायद ईसा साहब एक नो विन सिचुएशन में आ गए। देयर इज नो विन विन फॉर हिम। अगर कोर्ट जितनी मर्जी अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है और एक हद क्रॉस कर जाती है और वो कहती है अच्छा अब हम ये सर चाहिए जो धरना जजमेंट में नहीं ले सके, वो अगर वो ये सरों के पीछे जाते हैं तो सीधा टकराव होगा एस्टैब्लिशमेंट से। अगर सरों के पीछे नहीं जाते तो फिर जो पीटीआई और दूसरे हैं वो कहेंगे देखें जी जजेस तो हर दौर में ये करते हैं। सो देयर आर नो विनर्स इन दिस, देयर ओनली लूजर्स इन दिस। अब देखना यह सबसे बड़ा लूजर कौन होगा। और मेरा ख्याल है मेरे नजदीक तो चीफ जस्टिस साहब ने थोड़ा सा मिस हैंडल किया है। एक तरफ उन्होंने खुद आज सारा कोर्ट में बताया कि उन्होंने ही बुलवाया प्राइम मिनिस्टर को, मीटिंग होती है, फिर जनाब वो जजेस के नाम भी दे देते हैं, कमीशन का भी कर देते हैं, उस पर कटघन भी लगा देते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि जब उसके बाद दोबारा फिर कोर्ट मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद, तो वहां कुछ जजों ने उस पर रिपोर्टेडली कहा कि मैंडेट तो ये था कि बात की जाए प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन कमीशन बनाने पे तो यूनानिमिटी नहीं थी। और यही बात पता लग गई थी अपना फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब को, जिलानी साहब को। और मेरी इत्तला के मुताबिक संडे की रात को उन्होंने फैसला कर दिया था और पता लग गया था रिलेवेंट लोगों को कि वो नहीं बनेंगे। और उनका इंप्रेशन ये था कि यूनानिमस डिसीजन है। सो लाइक आई सेड, मुझे आई थिंक इसमें से अगर अनटच्ड निकल आए चीफ जस्टिस साहब तो देन ही विल बी अ वेरी वेरी लकी एंड अ फॉर्चुनेट मैन। अच्छा सर, ये बताइएगा मालिक भाई कि ये बात तो सब मानते हैं कि जनाब के ये जो इल्ज़ामात लगे हैं बड़े सीरियस नेचर के हैं और ये कोई राज भी नहीं है, मतलब लोगों को पता था कि इस तरह के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, इल्ज़ामात लगते थे, पॉलिटिकल पार्टीज लगाती थी, कभी मरियम नवाज, कभी नवाज शरीफ साहब, कभी इमरान खान साहब, कभी जरदारी साहब, बिलावल, ये सारे अदलिया के हवाले से मुख्तलिफ उन पर इल्ज़ामात लगते रहते थे कि मैनेज हो रही है जुडिशरी या उसके साथ मैनूवर किया जा रहा है या इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। ये कुछ सीक्रेट नहीं था। लेकिन लेटर का आना, जजेस का कंफर्म करना, इट्स अ बिग न्यूज़। वो हम आगे इस चीज़ को देख रहे हैं। अब आप अगर ये बात तो सारे मानते हैं कि इस इल्ज़ाम की किसी ना किसी फोरम पे इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है। वो आप अगर जुडिशरी खुद कर ले या अपना 3 रुकने कोई मेंबर कोई एक अलहदा कमीशन बना दें, या ये कोई जेटी बना सकते हैं जैसे नवाज शरीफ साहब के नहीं, आज आपने चीफ जस्टिस साहब की बात नहीं सुनी। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल कहा, उन्होंने कहा देखें हम नहीं चाहते कि पुलिस, FIA या नैब वगैरह इस पर मैटर को इन्वेस्टिगेट करे, बल्कि कोई ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जो मामले की और जुडिशरी सेंसिटिविटीज को समझती हो। तो वो तो उधर ही जाएंगे कमीशन की तरफ। लेकिन वाई दिस इज डिफरेंट इज कि हमेशा विक्टिम्स का हमें पता होता था। होता ये था आप विक्टिम थे तो मैं गवाह था, कोई विटनेस और होता था। ये पहली बार ही हुआ है कि जजेस ने जब लेटर लिखा तो उसमें वो विटनेस भी खुद है और विक्टिम्स भी खुद है। इसलिए ये बड़ी खतरनाक एक डेवलपमेंट हुई है। अच्छा मालिक, अभी आपने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की बात की। लोग कहते हैं वो जेंटलमैन है, शरीफ हैं, और उनके नाम पे ज़्यादातर कंसेंसस भी था। उन्होंने भी अपनी कंसेंट दे दी थी हुकूमत को। हुकूमत तो कह रही कि हमने लॉ मिनिस्टर साहब भेजे थे, उनसे मिले थे, उन्होंने उनसे TORs भी डिस्कस की, बिल्डिंग का भी पूछा मुझे दफ्तर कहाँ देंगे, वो तो राजी हो गए थे। तो अब ये पता चल रहा है जो काजी साहब ने आज कहा है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कि एक बैकलैश आया है, क्रिटिसिज्म आई है इस पर ट्विटर पे, सोशल मीडिया के बाद, जिसके बाद वो चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो पीछे हट गए। सो क्या एक चीफ जस्टिस को एक पब्लिक प्रेशर में आना चाहिए, या वो समझते हैं अगर मैंने कंसेंट दी है, बड़ा अहम एक इशू है इस वक्त के, अगर हमारे 6 जजेज लेटर लिख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट या हुकूमत मुझे कह रही है तो मुझे सामने आना चाहिए। तो अगर तसद्दुक़ जिलानी साहब इतने वीक निकले हैं कि आप पे भी ट्विटर पे बहुत सारी बातें आती हैं, मेरे पे सबसे ज़्यादा आते हैं, हम भी ट्रोलिंग फेस करते हैं, लेकिन फिर भी सच आपकी जो भी बात है हमारे नज़दीक हम करते रहते हैं। एक चीफ जस्टिस को इतना वीक होना चाहिए कि उन पर 5-6 ट्वीट्स हो जाए, 2-4 उन पर वीलॉग हो जाए, एक जो शोज हो जाए वो बैकआउट कर जाए सारे इतने अहम मामले से। सर मेरा ख्याल है टू बी फेयर टू हिम, आई थिंक उनका जो सबसे बड़ा जो लोगों से बात हुई है उनके करीब और दूसरे कह रहे 2 बड़ी वजूहत थी उनके फैसले की। एक तो उनको पहले तासुर ये था कि ये सुप्रीम कोर्ट की यूनानिमस डिसीजन थी कि कमीशन बनना चाहिए। एक तो जब उनको ये पता चला कि यूनानिमस नहीं थी तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर था
कि यार ये तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट यूनानिमस नहीं है तो उनको पता था कि कमीशन करेगा, जो भी करेगा उस पर कानून लिखेंगे। उनका ख्याल था कि पूरी सुप्रीम कोर्ट खड़ी भी है उनके पीछे। जब उनको ये पता लगा तो दैट वाज द बिगेस्ट आई थिंक डिसाइडिंग फैक्टर फॉर हिम। आप रिटायर्ड चीफ जस्टिस को छोड़ें, अगर सिटिंग चीफ जस्टिस इस बार पहले खुद कमीशन देते हैं और फिर उसी कमीशन को तबाह कर देते हैं सुओ मोटो लेके, तो जो सिटिंग चीफ जस्टिस अगर मीडिया और सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं ले रहा और जो फैसले बिल्कुल पॉइंट्स ऑफ लॉ पे होने चाहिए, अगर वो पॉइंट ऑफ पॉपुलैरिटी या अनपॉपुलैरिटी पे हो रहे हैं, तो भैया किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस से क्या गिला करना। मतलब आप ये कह रहे हैं पावर भी कोई नहीं है। मालिक आप ये कह रहे हैं कि मतलब हमारा सोशल मीडिया जो है ये स्टेट इंस्टीट्यूशन से सबसे ज़्यादा मतलब इट्स लार्जर देन लाइफ नाउ, कि वहाँ पे जो फैसले होंगे वो सोशल मीडिया किया करेगा कि नहीं मैं ये नहीं कह रहा रऊफ, मैं ये कह रहा हूँ मैं ये रऊफ कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया से वही घबराता है जिसके अपने क्लोजेट में स्केलेटन वरना क्या है, गालियां निकाल ले, जितनी मर्जी गालियां निकाल ले। आपको पता है आप तो फिर भी रिएक्ट करते हैं। मैं तो सोशल मीडिया को मैं तो इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं देता कि बात ये आपको पता होना चाहिए आपका खड़े में, वरना अगर सोशल मीडिया की बेसिस पे डिसाइड करना है या मीडिया पे, देखिए ये बाद में बातें होती हैं जब जो बड़े फैसले जिन्होंने करने होते हैं कर लेते हैं, जब अपनी मर्जी के फैसले होते हैं कर लेते हैं, जब नहीं करने होते और शायद सूट नहीं करते तो फिर आप कभी सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, कभी मीडिया पे डाल देते हैं। अच्छा मालिक एक बात बताएं, जो असल खबर है इस्लामाबाद में, सर असल खबर तो इस्लामाबाद में ये चल रही है, जो टेनर पोस्टिंग की बात हो रही है चीफ जस्टिस की ऑफिस की जी, उस पर बात होनी चाहिए ना, उस पर क्यों नहीं क्लैरिटी आ रही। हाँ। अच्छा मालिक ये बताया, अभी आपने कहा कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने, वेरी जेंटलमैन, उन्होंने कहा कि कंसेंसस नहीं था मेरे फैसले पे लगाने पे, लिहाजा वो राजी नहीं थे, जो उनके करीबी ज़राए आपको बता रहे हैं। तो जब ये चीफ जस्टिस थे तो इनके सारे फैसले जो होते थे, जो अनाउंस होते थे, वर्डिक्ट सारी कंसेंसस के साथ होती थी या 3-2-4-4-1, मतलब जुडिशरी में तो हमेशा डिवीजन रहती है, एवरीबॉडी हैज ए अगर माइंड, अगर 7 जजेस में से 15 में से अगर 8 जजेस ने कहा नहीं जनाब उनको रख लें और 7 ने कहा जी नहीं जनाब नहीं होने चाहिए, तो अक्सरियत तो उनके साथ थी, इसी वजह से तो उनका नाम भेजा गया। सो क्या उनके दौर में सारे फैसले कंसेंसस से होते थे? ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर जगह रहता है, हर फैसले में होते हैं 3, 4, 5, 6। सर देखिए, एक सर्विंग जज के पास जो पावर्स हैं, जो उसकी अपनी वजन है, और एक रिटायर्ड का बड़ा फर्क होता है। अगर आप भी उनकी जगह होते, आप कहते हैं यार मैं क्यों इस कंट्रोवर्सी में घुस रहा हूँ। और सर आप तो मदर इंस्टीट्यूशन, मालिक भाई एक मिनट सर, आप इतने बड़े एडिटर रहे हैं, मेरे एडिटर हैं, न्यूज़ में रहे हैं, आप उसमें ट्रिब्यून में रहे हैं, आप अगेन आपने चैनल्स को हेड किया हुआ है। सर आप मुझे बताएं, मीडिया को आपने 35-40 साल दिए हैं, मीडिया ने आपको बनाया है, आपने मीडिया को बनाया, हमारे जैसे लोगों को आपने ग्रूम किया। सर अब कल को आपका वही मदर मीडिया जो है, आपको मदर इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाए, स्कैंडल में फंस जाए, आपको कहा जाए मालिक साहब आए और प्लीज इसको इन्वेस्टिगेट करें, 5-6 चीजें, इसकी रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज का मसला, आप कहते हो सॉरी जेंटलमैन मैं तो नहीं आता, मेरी अपनी इज्जत खराब होगी। सर आप तो, मैं तो नहीं समझता कि आपको साइड लाइन पे बैठ जाना चाहिए यार, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। लेट मी एलैबोरेट। सर आप और मैं बाहर बैठे हुए हैं और हम एज आउटसाइडर्स बैठ के हम एनालिसिस कर सकते हैं। मेरा एनालिसिस है कि ये बात कहीं भी नहीं जाएगी, ये बात गुफ्तम सिस्टम वाला काम होगा, हाई प्रोफाइल होगा, नहीं होगा। आपका ख्याल है कि जो बंदा इस मुल्क में खुद चीफ जस्टिस रहा हुआ है, जिसने दिखाई जुडिशियल प्रोसेस को देखा है, जिसने पावर गेम्स देखी हैं, उनका अपना एनालिसिस नहीं होगा। हो सकता है उनको अंदाजा हो गया होगा कि जिस तरह चीजें फ्लक्स में है, इस कमीशन का बनना कुछ नहीं है, और उन्होंने सोचा होगा अगर एक चीज का एक मंतकी अंजाम नहीं होना या उसकी मीनिंगफुल एक नई चीजें होंगी जिनका फायदा हो, तो फिर उन्होंने सोचा होगा ठीक है यार, फिर बदबक में घुसने की जरूरत क्या है। चले मालिक भाई, थैंक यू वेरी मच। दिल तो चाह रहा है आपसे मजीद सींग हड़ाए जाएं, लेकिन आज आपकी तबीयत भी आपने बताई थी कि अच्छी, फिर किसी दिन के लिए रख लेते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो सिविल एविएशन का मौकिफ सामने आया है एयरक्राफ्ट एसोसिएशन के खत के रद्द-ए-अमल के तौर पर, उन्होंने जिस तरह से इसको झूठ करार दिया है, जरा उनके मौकिफ को सुनेंगे और जानेंगे कि द अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। हमारे साथ मौजूद होंगे सैफुल्लाह, तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी, उनसे गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।